नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याण सिंह चंदेल स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने जो थ्योरी का पोर्शन था वो पूरा कवर किया था और थर्ड पार्ट में एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो आप अपने साथ नोटबुक साथ में रखें, रफ कॉपी साथ में रखें, पेन साथ में रखें, आपके एनसीईआरटी की बुक साथ में रखें ताकि एक एक क्वेश्चन को आप भली भांति समझ सकें और उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर सकें। आइए देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स साइंस। पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका एक्सरसाइज से बाहर क्वेश्चन पहले आपने देखा होगा, कुछ बाउंड्रीज में कुछ क्वेश्चन लिखे रहते हैं, उनके आंसर्स हैं। पेज नंबर 3 में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर, यानी नीचे कुछ चीजें लिखी हुई उनमें कौन सा मैटर है कौन सा मैटर नहीं है। तो अपन ने जब डिस्कस किया था तो अपन ने बताया था कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो इनमें से जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यदि उनमें मास होता है या वो स्थान घेरते हैं तो निश्चित रूप पर क्या होंगे, मैटर होंगे। जैसे अगर हम चेयर की बात करें, निश्चित रूप पर मैटर है। एयर, हवा भी मैटर है। लव, दैट इज फीलिंग नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। स्मेल दैट इज ऑल्सो नॉन मैटर। सुगंध क्या होती है, फीलिंग होती है। इसी तरह हेट दैट इज फीलिंग ऑल्सो। आलमंड्स ये होता है आपका मैटर। थॉट विचार ये भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, कोई जगह की जरूरत नहीं होती है। कोल्ड फीलिंग्स होती हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स फीलिंग्स नहीं होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स अपन पीते हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम की स्मेल अगर हम बात करेंगे, अगर स्मेल की बात करेंगे दैट इज फीलिंग, बट अगर हम परफ्यूम की स्मेल की बात करेंगे इसका मतलब परफ्यूम के पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये मैटर है। तो आपका आंसर होगा चेयर, एयर, आलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर मैटर्स। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको रीजन बताना है, कारण बताना है कि द स्मेल ऑफ हॉट फिजिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to get close। यानी कोई गर्म खाना है, अगर आप देखो खाना जब गरम बनता है तो बहुत दूर तक स्मेल चली जाती है और हमें पता चल जाता है कि खाना बन गया है। लेकिन अगर वही खाना ठंडा हो जाता है तो आपको स्मेल नहीं मिलती, क्योंकि आप पास में जाएंगे तब सूंघेंगे तब आपको स्मेल मिलेगी। तो उसके रीजन क्या है, तो उसका रीजन है सॉलिड डिफ्यूज एट अ वेरी लो रेट, स्लो रेट। सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्लो रेट में डिफ्यूज होते हैं। बट इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इनटू एयर इंक्रीज। यानी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आसानी से डिफ्यूज होने लगते हैं, जिसकी वजह से जब गर्म खाना होता है उसमें जो भाप निकल रही होती है, जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस की प्रॉपर्टी की वजह से वो दूर तक चले जाते हैं। और जो ठंडा खाना होता है वो पूरा सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके पार्टिकल्स इधर उधर नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो गर्म खाना है उसकी सुगंध दूर तक जाती है और जो ठंडा खाना है उसकी सुगंध पास में जाकर सूंघनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? कोई भी तैराक जो तैरता है पानी में तो बहुत आसानी से ऐसे करके पानी को काटता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है स्विमिंग पूल में। तो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो अपन ने मैटर में वाटर की बात करेंगे तो वाटर लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट की एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, जिसकी वजह से वो आसानी से फ्लो होता है और जिसके कारण से कोई भी तैराक क्या होता है, आसानी से तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अपन ने बात की थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में उनके बीच में स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मूविंग पर रहते हैं। और लास्ट नंबर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। किसकी वजह से, फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 6 में। अभी अपन ने क्वेश्चन देखे थे वो पेज नंबर 3 के क्वेश्चन थे, अब देखते हैं पेज नंबर 6 में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
नीचे लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चाक, कॉटन एंड आयरन। अपने को पता है कि क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें जितने भी आपके मैटर यहाँ पर दिए हुए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी के लिखा हुआ है। तो अपन ने जब सॉलिड लिक्विड गैस की जब डिफिनीशन की बात की थी, अपन ने डिफरेंशिएट किया था, तो उसमें अपन ने देखा था कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स उनकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड और गैस के बीच में होती है, और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो आपको सबसे पहले गैस को लेना है, गैस के बाद फिर लिक्विड को लेना है, लिक्विड के बाद फिर आपको लेना है सॉलिड। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपका डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो उसका क्या रीजन है। जैसे यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो अगर यहाँ पे देखें तो एयर है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी और एयर ये दोनों क्या है, दोनों हवा है, वाटर, चाक, कॉटन, एयर एंड आयरन। लेकिन यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करेंगे तो किसकी आएगी, एयर। क्यों? क्योंकि एयर गैसियस स्टेट में है, शुद्ध गैस है, इसलिए उसका डेंसिटी सब कुछ कम होगा, इसलिए उसको हमने पहले नंबर पे लिख दिया है। दूसरा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो गैस निकलती है, अगर ध्यान से देखो तो चिमनी से जो गैस निकलती है उसमें सिर्फ हवा नहीं होती है, बल्कि उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन सल्फाइड गैस है। तो ये सारी गैसों की वजह से उसका जो डेंसिटी होता है वो एयर की तुलना में बढ़ जाता है, इसलिए हमने एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी सेकेंड पार्ट में रखा है। थर्ड पार्ट में हमने रखा कॉटन। कॉटन और वाटर, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होना कि कॉटन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, तो कॉटन का ज्यादा डेंसिटी होगा, वाटर का कम डेंसिटी होगा। क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अपन ने बात की कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर हम पानी और कॉटन दोनों को तौलेंगे, दोनों का वेट करेंगे, तो वेट किसका आएगा, पानी का। तो जिसका वेट ज्यादा होगा उसका डेंसिटी कम होगा, और जिसका वेट कम होगा उसका डेंसिटी ज्यादा। तो यहाँ पर जो कॉटन है उसका डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। अब हमने वाटर को यहाँ पर रखा है क्योंकि वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, उसका डेंसिटी कॉटन से ज्यादा होता है, तो उसको अपने यहाँ रखा है। अब अगर हनी की बात करें, हनी मतलब शहद होता है, तो शहद में लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड में सिर्फ वाटर नहीं होता, क्योंकि वाटर के साथ शुगर के मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ डिजॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वाटर से ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, हनी की, यानी शहद की। शहद के बाद चॉक, चॉक अपन ने देखा है, चॉक जो होता है जो अपन लिखते हैं, तो चॉक जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो निश्चित तौर पर हनी से ज्यादा उसका डेंसिटी होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि चॉक से ज्यादा आयरन की डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि अगर 1 किलो आप चॉक ले लो, 1 किलो आप लोहा ले लो, लोहा देखो लोहे का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो कम होगा, चाक का ज्यादा होगा। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसका डेंसिटी कम होता है, जिसका वॉल्यूम कम होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम इनको अरेंज कर लेंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी। यहां पर हम बी क्वेश्चन, अगर आप के सामने नोटबुक रखी होगी तो वहां पर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस पेज का, उसमें ए और बी दो पार्ट है। यहाँ पर ए जो पार्ट है उसको हम स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। पहले हम बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बी पार्ट में है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात बताना, कमेंट देना कि एक्चुअली ये होते क्या है। तो सबसे पहले रिजिडिटी ये होता है, इसका क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ इट्स शेप। यानी कोई भी मैटर है तो उसका शेप अगर चेंज करना है, उसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद, उसमें टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद, उसमें प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसकी रिजिडिटी कितनी है, यानी कितनी आसानी से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज वॉल्यूम इज डिक्रीज बाई अप्लाइंग फोर्स। यानी अगर किसी चीज कंप्रेस करना है, जब उसको हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी चीज में, जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसको नीचे नीचे कंप्रेस कर देता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी, अपन ने अभी बात की थी कि जो वाटर होता है उसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वाटर आसानी से फ्लो करता है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, कंटेनर में गैस अगर भरते हैं तो क्या होता है, ऑन फिलिंग अ गैस टेक इट्स शेप ऑन द कंटेनर। क्योंकि गैस जो होता है गैस स्टेट में होता है, और गैस स्टेट की प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी कंटेनर में हम भरते हैं तो उसी के शेप का हो जाता है। शेप हैविंग डेफिनेट बाउंड्रीज, अगर हम शेप की बात करें, शेप क्या होता है, तो कोई भी चीज जिसकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं शेप।
काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा होती है। इट इज द एनर्जी पास बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू द मोशन, यानी मोशन की वजह से, गति की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब अपन ने अभी बात की थी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इट इज द रेशियो ऑफ मास विथ पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसको अपन ने नेक्स्ट स्लाइड में इसलिए लिया है क्योंकि बड़ा था, उस स्लाइड में नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ टैबुलेट डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी यहाँ पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट को वैसे हमने नोट्स में डिस्कस किया है दोनों तीनों में डिफरेंस करने की, लेकिन यहाँ पर एक बार और देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर हम देखते हैं सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसेस स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट का जो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में नो डेफिनेट शेप, लिक्विड अटेन द शेप द वेसल विच कीप इन के, यानी इसका जो सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है डेफिनेट होता है, वॉल्यूम जो होता है डेफिनेट होता है, लेकिन लिक्विड का जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, बल्कि जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसी का शेप ले लेता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। गैस स्टेट की बात करते हैं तो गैस है नाइदर ए डेफिनेट शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम, यानी गैस का ना तो शेप फिक्स होता है और ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, जो लिक्विड होता है वो बहुत कम कंप्रेसिबल होता है और जो गैसियस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें फ्लूइडिटी की, तो सॉलिड फ्लो नहीं करता है, कैनॉट फ्लो, लेकिन लिक्विड की बात करें लिक्विड कैन फ्लो और गैस भी आसानी से फ्लो कर सकता है। अगर पार्टिकल्स डज नॉट मूव इजली, अगर मोशन की बात करें, उनके पार्टिकल्स की मोबिलिटी की बात करें, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं डोंट मूव फ्रीली, मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फोर्स अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन पार्टिकल्स अगर बात करें लिक्विड के, तो लिक्विड के पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल्स की बात करें गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? पार्टिकल्स की स्पेस में बहुत कम स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर लेस देन सॉलिड बट मोर देन दैट गैस, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड की तुलना में तो कम होता है, लेकिन गैस की तुलना में सॉलिड जो लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर हम गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो लीस्ट होता है, यानी सबसे कम होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजंस, आपको रीजन बताना है, कारण बताना है कि व्हाट हैपेंड अ गैस फिल्स कंप्लीटली इन वेसल इन विच इट्स केप्ट। जो गैस होता है वो जिस वेसल में रखा जाता है उसी का शेप फिक्स कर लेता है। उसका रीजन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स गैस इज नेग्लिजिबल, यानी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस itself presses on the wall on the container। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो जिस भी कंटेनर में रखे होते हैं उसकी वॉल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्यों? तो रीजन वही है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से फ्रीली मूव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इसी यही कारण है कि वो हमेशा जो कंटेनर होता है उसके वॉल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है, a wooden table should be called as solid, यानी लकड़ी की जो टेबल होता है उसको हम सॉलिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो जो वुडन की टेबल है उसका शेप चेंज होता है क्या? उसका वॉल्यूम चेंज होता है क्या? अगर नहीं चेंज होता है इसका मतलब वो सॉलिड है, इसीलिए हम उसे सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड्स इन एयर बट डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके हाथ, जैसे ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ को अगर हवा में मुझे मूव करना है तो मैं किधर भी कैसे भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर यही चीज मुझे सॉलिड में या टेबल में कहीं मूव करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या मूव होगा? क्या नहीं। क्या रीजन है? उसका रीजन है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस बहुत कम होता है, वो आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमारा हाथ भी आसानी से फ्लो कर जाता है। लेकिन सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम के बराबर होती है और इसकी वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपन हाथ से उसे फ्लो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट इन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। हमने बताया कि जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी कम होती है किससे? सॉलिड से। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें वाटर और आइस की,
तो आइस और वाटर, वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके बावजूद जो आइस होता है वो वाटर में फ्लोट करता है, यानी वाटर की अपेक्षा सॉलिड का जो मतलब आइस है उसका डेंसिटी कम होता है। उसका रीजन क्या है? तो रीजन है आइस विच इज सॉलिड हैज वैकेंट स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स दस मेकिंग अ लाइटर देन वाटर। यानी जो आइस होती है, आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और स्पेस की वजह से उसका जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है, और यही रीजन है कि वो फ्लोट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कभी देखा है कि अगर एक बॉटल पानी लेते हैं और उसको पूरी तरह से कंप्लीटली फिल कर लें और फिल करने के बाद उसको फ्रिज में रखें, तो फ्रिज में रखेंगे, जब हम कल की डेट में उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि बॉटल का ढक्कन फट गया है अगर कंप्लीटली फिल है तो। क्यों? क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स बीच में स्पेस रहता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। पेज नंबर 9 की क्वेश्चन लेते हैं। पेज नंबर 9 में क्वेश्चन लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। यानी टेम्परेचर जो आपको दिया हो केल्विन में दिया हुआ है उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस कर देते हैं, और अगर आपका सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 आपको प्लस कर देना। तो आपके पहला क्वेश्चन है 300 डिग्री केल्विन, 300 डिग्री केल्विन को यदि सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करेंगे तो आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। उसी तरह अगर 573 डिग्री केल्विन को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 573 में से 273 माइनस कर देंगे तो आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। और अगर यहीं पर डिग्री सेंटीग्रेड को वापस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 से प्लस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? यानी फिजिकल स्टेट वाटर की क्या होगी किसी भी टेम्परेचर पर। तो पहला है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है वाटर का तो कौन से स्टेट में कन्वर्ट होगा? तो अपने को पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर 100 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो पहला 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब गैसियस स्टेट होगा। नेक्स्ट है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होगा, गैस फॉर्म में भी होगा। क्यों? क्योंकि उसी निश्चित टेम्परेचर पर, बॉइलिंग टेम्परेचर पर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? कोई भी टेम्परेचर फिक्स कब होता है? जब कोई भी स्टेट चेंज हो रही होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। यानी स्टेट चेंज होते समय जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता है, बिकॉज द रीजन ऑफ लेटेंट हीट अपन ने पढ़ा था। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस द हीट सप्लाइड बाय द रिलीज द until the phase change, such is called latent heat. So the temperature of any substance remain constant during the change of state. Next है suggest a method to liquefy atmospheric gas. जो एटमॉस्फेयर की गैस है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका है उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जैसे उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 10 में जो क्वेश्चन हैं उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। यानी जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो हॉट ड्राई डे यानी गर्मियों के समय में ज्यादा ठंडक पहुंचाते हैं। ऐसा क्या रीजन है? रीजन इज अ डेजर्ट कूलर इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। यानी जो डेजर्ट कूलर होता है वो अपने चारों तरफ ह्यूमिडिटी वो इंक्रीज करता है, एंड द वाटर पार्टिकल्स इन द एयर टेक द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो सराउंडिंग्स में जो हीट होते हैं उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ फास्टर इवेपोरेशन द कूलर वर्क्स वेल। बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होने की वजह से कूलर अच्छा काम करता है। दैट्स व्हाई डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो कूलर होता है, कूलर क्या करता है? पानी को फ्लो करता है। पानी को फ्लो करने के बाद जो एयर का जो ह्यूमिडिटी होता है वो इंक्रीज होता है, यानी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में पहुंच जाते हैं। एयर में पहुंचने के बाद जो एयर में एटमॉस्फेयर में जो हीट है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। जब एटमॉस्फेयर से हीट ऑब्जर्व करेंगे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडी महसूस होती है। पेज नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज वाटर केप्ट इन द ईदर्न पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के समय में मटका अपन यूज करते हैं, तो मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है भाई? क्या उसमें क्या कोई रीजन है क्या? आइए देखते हैं क्या रीजन है। देयर आर सम
pores in the earthen pot through which the liquid inside the pot evaporates. यानी जो पाइप, जो मटका होता है, मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे गैप्स होते हैं। उन गैप से अंदर का जो पानी है वो बाहर की तरफ आता है, और जैसे ही पानी बाहर की तरफ आता है तो बाहर का जो टेम्परेचर है उससे पानी इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने की वजह से इवेपोरेट होगा, इसका मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट को एब्जॉर्ब होगा तो आपका मटका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और इसी की वजह से मटके में भरा पानी भी ठंडा हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does our palm feel cold when we put some acetone, petrol or perfume on it? कभी आपने महसूस किया कि कोई परफ्यूम है या पेट्रोल अगर अपने हाथ में थोड़ा सा ड्रिप कर लो तो आप देखेंगे आपको कूलनेस महसूस होती है, ठंडा महसूस होता है। उसका रीजन क्या है कि एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम इवेपोरेट एट लो टेम्परेचर व्हेन सम एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम इज ड्रॉप्ड ऑन योर हैंड palm, it takes heat from the palm and evaporates, thereby making the palm cooler. आपका जो हाथ है, हाथ में जैसे ही अपन पेट्रोल या कुछ भी डालते हैं तो पेट्रोल वगैरह क्या है कि बहुत कम टेम्परेचर पर इवेपोरेट होते हैं, यानी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पाम से वो हीट ऑब्जर्व करते हैं और इवेपोरेट होकर बाहर चले जाते हैं। जब पाम की हीट को ऑब्जर्व करेंगे तो पाम का हीट क्या होगा, कम होगा। जब पाम का हीट कम होगा तो हमें कूलनेस महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? आपने कभी देखा होगा कि जो टी होता है या जो मिल्क होता है, गर्म होता है, वो एक कप की अपेक्षा सॉस में ज्यादा जल्दी आसानी से ठंडा हो जाता है। क्या रीजन है? A liquid has a larger surface area a saucer than a cup. अपने कल बात की थी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किसमें ज्यादा होता है, सरफेस एरिया जिसमें ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास दो पॉट हैं, एक कप है एक सॉस है, अगर दोनों में अपन चाय रखेंगे तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा आसानी से इवेपोरेट होगा, हीट जल्दी डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर आसानी से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड बी वियर इन समर? गर्मियों के समय में कौन से प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? We should wear cotton cloths in summer as cotton is good sweat absorber. यानी गर्मियों के समय में हमें क्या पहनना चाहिए? कॉटन पहनना चाहिए। Sweat is absorbed by the cotton and it's exposed to atmospheric making evaporation faster. यानी जो पसीना आता है तो पसीना कौन सबसे अच्छा ऑब्जर्व कर सकता है? जो आपका कॉटन का कपड़ा होगा। पसीना को ऑब्जर्व करने के बाद उसको इवेपोरेट कौन करेगा? कॉटन का कपड़ा इवेपोरेट करेगा। सिंपल सी बात हमें समझना, हमने ये सूती का कपड़ा पहना कॉटन का, कॉटन के कपड़े में पसीना आएगा, पसीने को ये ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद ये पसीना क्या होगा? इवेपोरेट होगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, और जब इवेपोरेट होगा तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से हमें ठंडक फील होती है। इसलिए गर्मियों के समय में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 12 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। For conservation process of must know, Kelvin is an SI unit of temperature when 0 degree centigrade is equal to 273 degree Kelvin approx. ये लगभग एक अंदाजा है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन में आने वाला, यूज होने वाला है, इसलिए इसको जानना जरूरी था। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। इसके पहले भी अभी हमने जस्ट चर्चा की थी कि अगर सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस करना है, और अगर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है 273 माइनस करना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 300 डिग्री केल्विन, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करेंगे, तो 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है 573 डिग्री केल्विन, सेम, अगर 573 डिग्री केल्विन में से 273 डिग्री केल्विन माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आपका। नीचे वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, यानी सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 प्लस करना है। तो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस कर दिया तो 298 केल्विन आ गया। दूसरा क्वेश्चन है 273 प्लस 273, 373 प्लस 273 इक्वल टू 646 डिग्री केल्विन। तो इस तरह से सेल्सियस से आप डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में, डिग्री केल्विन से डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको कारण बताना है। पहला लिखा हुआ है
कि नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल अगर आपने देखा हो या फिर आपने देखा हो वॉशरूम में एक सॉलिड आपको रखा जाता है, वो क्या होता है कि ऑटोमेटिक कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। तो गायब कहाँ हो जाता है, उसका रीजन क्या है? तो नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन इजली। सब्लिमेशन अपने पढ़ा, सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस। अब सॉलिड अपने पास था, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट होकर बाहर चला गया, ना उसे लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ा, डायरेक्टली किसमें चला गया? गैस में, जिसकी वजह से वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स। आप देखेंगे परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर, मतलब अगर आप यहाँ से 10 मीटर दूर भी बैठे होंगे तो भी आपकी परफ्यूम की खुशबू पहुंच जाती है। उसका रीजन क्या है? तो लिखा हुआ है परफ्यूम हैव हाई degree of evaporation and its vapor diffuses into air easily, therefore we can get the smell perfume sitting several meters away। क्यों? क्योंकि परफ्यूम जो होता है गैसेस स्टेट में होता है, गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से डिफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बहुत दूर तक आपकी आवाज़, बहुत दूर तक आपका जो परफ्यूम है उसका स्मेल पहुँच जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी किसका इंक्रीजिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, किसका उसके बाद है, किसका सबसे ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम किसमें होता है? गैस में। तो अगर इस समय हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है तो जिसका सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसके बाद जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको सबसे सेकंड नंबर में लिखेंगे, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो अपने पास है वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, शुगर सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा? ऑक्सीजन का, इसलिए ऑक्सीजन को पहले नंबर पे लिखेंगे, उसके बाद लिक्विड यानी वाटर का, उसके बाद शुगर यानी सॉलिड। इस तरह से हम इनको अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? अगर हम बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन से फॉर्म में होगा? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड फॉर्म में होता है, जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होता है। रीजन क्या है? रीजन वही है कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 0 से नीचे जाएगा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 0 और 100 के बीच में ये टेम्परेचर रहता है तो क्या होगा? आपका लिक्विड स्टेट। वही टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में सॉलिड स्टेट कैन आल्सो द लिक्विड स्टेट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में सॉलिड भी रहेगा और लिक्विड भी रहेगा, उसी तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गैस भी रहेगा और लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा। ये क्वेश्चन आपके साल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। आपको रीजन बताना है जस्टिफाई करने के लिए कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, कि वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है। तो सीधी सी बात है, अभी अपन ने बात की थी कि जो वाटर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो रीजन हमने बताया कि भाई अगर 100 से ऊपर जाएगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से नीचे रहेगा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 100 और 0 के बीच में टेम्परेचर रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में होगा। और रूम टेम्परेचर हमेशा 0 और 100 के बीच में ही होता है, इसलिए आपका जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। वही अगर हम बात करें एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एज रूम टेम्परेचर, यानी जो आयरन की अलमीरा होती है जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में क्यों होती है? तो एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एज रूम टेम्परेचर बिकॉज इज रिगिड एंड फिक्स्ड शेप। उसका रीजन वही है क्योंकि इसका फेस फिक्स होता है। दूसरा रीजन ये भी अपन कह सकते हैं कि जो आयरन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 700, 800, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, जबकि रूम टेम्परेचर तो इससे बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज आइस एट 273 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव एंड कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। यानी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन वाटर ले लें और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन आइस ले लें, दोनों का टेम्परेचर सेम है लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव आइस होता है। ऐसा क्यों? तो आइस एट 273 डिग्री केल्विन लेस एनर्जी देन वाटर, वाटर से कम एनर्जी होती है। क्यों कम एनर्जी होती है? लेटेंट हीट, यानी लिक्विड से जब कोई भी चीज कन्वर्ट होती है किसमें? सॉलिड में, तो उसमें जो टेम्परेचर का डिक्रीजन होता है, जो कम होता है, वो जितना होता है वो डिपेंड करता है कि जो लिक्विड है यानी जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, और जो आइस होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो आइस होता है वो मोर इफेक्टिव होता है किससे? वाटर से। नेक्स्ट है व्हाट प्रोसेस मोर सर्व बर्न्स बॉइलिंग वाटर स्टीम। वही रीजन है। अगर हम बात करें स्टीम यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर,
यही दोनों का टेम्परेचर सेम है, फिर स्टीम ज़्यादा खतरनाक क्यों होती है, क्यों हमें जला देती है? उसका रीज़न भी वही है कि जब कोई भी लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसमें जो लेटेंट हीट होती है वो स्टीम ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यही रीज़न है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, नेम ABCDNF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। यहाँ पर आपके सामने दो फिगर दिए हुए हैं, एक आपका आंसर का फिगर है, एक आपका क्वेश्चन का फिगर है। तो क्वेश्चन के फिगर में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज एट द डिक्रीज प्रेशर, यानी जो एरो बने हुए हैं वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पर मतलब ये है कि कोई भी चीज सॉलिड है, अगर सॉलिड से उसे गैस में कन्वर्ट होना है तो इसको हम क्या बोलेंगे? यदि कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? या कोई सॉलिड यदि गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या हम बोलेंगे? तो इन पांचों के छह जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं इनको आपको मतलब बताना है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको अपन बोलते हैं फ्यूजन। ये देखिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन। अगर वही लिक्विड फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यानी डी की अगर हम बात करें तो सॉलिड जब लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अगर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, यानी बी की हम बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और अगर कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। या फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इस तरह से क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन सराउंडिंग्स, एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। आपको सारे के आंसर पता चल गए हैं, सारे आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। यदि आपको अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, टीचर्स के संपर्क में रहें और लगातार देखते रहें हमारे वीडियोस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली में जो वीडियो आपको अपलोड करता जाता हूँ डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डेली न्यूज नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।